हेलो फ्रेंड्स, मेरी सीजा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे जय प्रक्रम और जय प्रक्रम में मानव हृदय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, दोहरी परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जंतुओं में परिवहन देखते हैं, फिर प्लांट्स में जो है परिवहन को हम लोग समझेंगे, जाइलम फ्लोएम, किस तरह से पौधों के पेड़ पौधों के अंदर ये परिवहन होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है और अच्छे से इसको समझेंगे। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूछ देते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जंतुओं में परिवहन की अगर हम बात करें तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं आपको कि मैं जो भी बता रहा हूं, ये जो अभी जितना भी मैं आपको नोट्स फॉर्म में एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, ये अभी तक का सबसे बेहतरीन ये नोट्स है। यहाँ पे आपको परिवहन तंत्र, ब्लड्स के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, आरबीसी के बारे में, है ना। आप कभी भी या तो 10th का स्टूडेंट्स हैं जो कि 26 में एग्जाम देंगे, नहीं तो आप किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो अगर आप ये परिवहन तंत्र से अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमको नहीं लग रहा है जो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा एग्जाम में। तो आइए समझते हैं। उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। उच्च श्रेणी जैसे कि हम सभी हैं, है ना, तो हम सभी को क्या चाहिए? एक पूर्ण दक्षता, उच्च दक्षता वाला ऑक्सीजन चाहिए। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो हमारे लिए, है ना। तो हम सभी क्या हैं? हम हैं, है कि नहीं? या हम जैसे जो भी जीव जंतु हैं, जैसे गाय है, भैंस है ना, घोड़े हैं, इन सभी को क्या होता है? तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में है और विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है इन सभी के अंदर, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। और ये जो परिवहन तंत्र होता है वो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और जो भी हम खाना खाते हैं उससे जो पोषक तत्व हमें प्राप्त होती है, उस पोषक तत्व को शरीर के अंदर या उत्सर्जन में, जैसे ग्लूकोज का विखंडन होता है, उसमें CO2 निकलता है, H2O निकलता है ना, यूरिक एसिड निकलता है, वो जो भी निकलता है उस सभी को शरीर से बाहर निकालने का काम, या एक जगह से दूसरे जगह तक जहां उसकी जरूरत है वहां तक ले जाने का काम, ये सभी जो है परिवहन तंत्र का होता है। ठीक है, आगे समझिए। देखिए, अब ये तो आपने समझ लिया, ये बातें आप समझ लिया। अब समझेंगे इस तंत्र के 3 प्रमुख अवयव होते हैं। इसमें पहला होता है रुधिर, जिसे हम ब्लड के नाम से जानते हैं। हृदय जो है इस सारे रुधिर को, है ना, ब्लड सर्कुलेशन कराने का सबसे बड़ा, ये समझ लीजिए एक तरह से मोटर है। जैसे पानी को एक टंकी तक पहुंचाना, टंकी से फिर नलों तक ले जाना, उसको सर्कुलेट करने में टंकी का काम होता है, मतलब मोटर का काम होता है। इस तरह से ये हमारे बॉडी के अंदर, है ना, वाटर पंप की तरह काम करता है ना। हृदय तो पंप है ही, है ना। तो रुधिर, हृदय, रुधिर वाहिकाएं, है ना, वाहिनियां, तो धमनी शिराएं, जिसमें धमनी में शुद्ध रक्त और शिराएं में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। यही धमनी शिरा से जो है पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को किया जाता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में अगर पूछेगा इस तंत्र के, मतलब परिवहन तंत्र के मुख्य 3 अवयव कौन सब हैं? रुधिर, हृदय, रुधिर वाहिनियां, ठीक है, ब्लड वेसल्स। आगे देखिए, एक और भी तंत्र उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है परिवहन तंत्र के लिए, जिसे हम लसिका तंत्र कहते हैं, है ना, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, इसको भी समझेंगे, है ना। इसके अलावा एक और भी तंत्र उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है परिवहन के लिए, जिसे लसिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लसिका तंत्र। ये लसिका तंत्र के बारे में लास्ट में हम लोग समझेंगे। ठीक है, आगे आइए। तो परिवहन तंत्र में क्या क्या होते हैं? रुधिर, हृदय, रुधिर वाहिकाएं, नलियां, मतलब रुधिर वाहिनियां, है ना। उसके बाद एक और तंत्र होता है जिसे हम लसिका तंत्र कहते हैं। अब देखिए, रक्त परिवहन तंत्र। अब रक्त परिवहन तंत्र को समझते हैं। रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल संयोजी ऊतक है। रक्त जो होता है वो लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल संयोजी ऊतक है। अब इसे हम तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, इसको समझते हैं, है ना। ये तरल संयोजी ऊतक इसलिए है, ये अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है। और ये जब प्रवाह करता है ना, तो क्या होता है? सभी ऊतकों का संयोजन करता है, इसलिए यह तरल संयोजी क्या है? ऊतक है ना। तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ये सारे टिश्यू को कनेक्ट करता है ना। ये इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक। सभी ऊतकों तक पोषण को पहुंचाता है, कोशिकाओं में से CO2 को लाता है,
कोशिकाओं को CO2 पहुंचाता है। समझ? तो यहां पे एक बात और है, लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल संयोजी ऊतक, क्योंकि क्षारीय अम्ल क्षार है ना, आप वहां पढ़े होंगे क्षारीय। तो यहां पे देखिए रक्त का जो पीएच मान होता है ना, पीएच मान वो कितना होता है 7.4। कितना होता है 7.4। 7.4 है, इसीलिए ये क्या होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। समझ गए आप? आगे देखिए, तो आपने क्या समझा, रक्त लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल संयोजी ऊतक है। अब इसे तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, इसको समझते हैं। ये अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है। शरीर की जब ये प्रवाह करता है ना, तो प्रवाह के दौरान बहुत सारे न्यूट्रिशन है, तो किसको चाहिए, ऊतकों को चाहिए। उस ऊतकों में कोशिकाएं हैं, सेल को चाहिए, तो सबको जोड़ते हैं, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। रक्त शरीर के वजन का 6 से 10% होता है। याद रखिएगा, रक्त शरीर के वजन का कितना होता है 6 से 10% होता है। एक वयस्क मनुष्य में कुल रक्त की मात्रा 6 से 8 लीटर होता है, 6 to 8 लीटर होता है। ध्यान रखिएगा, रक्त शरीर के वजन का 6 से 10% होता है। एक वयस्क मनुष्य में कुल रक्त की मात्रा 6 से 8 लीटर होता है। अब देखिए, लाल रक्त कोशिकाएं को हम समझते हैं, जिसे हम लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी के नाम से जानते हैं। मनुष्य में ये देखिए, ये जो आप संरचनाएं देख रहे हैं ना, ये लाल रक्त कोशिकाएं की होती है। ये केंद्रक रहित होता है। ये क्या होता है, इसके अंदर केंद्र नहीं होता, न्यूक्लियस डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है। तो आप समझिए, इसको हम अच्छे से समझाते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाएं गोल तथा केंद्रक रहित होता है। आपसे पूछेगा लाल रक्त कोशिकाओं में क्या केंद्रक पाया जाता है, उत्तर होगा नहीं। क्या होगा, नहीं होता है। ठीक है, तो ये केंद्रक रहित होता है। इनका व्यास 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। इनका व्यास कितना होता है 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और यहां पे समझा दें आपको, ये जीवित रहता है 115 से 120 दिन। तो जो ब्लड डोनेट करते हैं, इसलिए कहा जाता है 3 मंथ 4 मंथ के बाद जो है ब्लड डोनेट आप कर सकते हैं, क्योंकि वो बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा, है ना, क्योंकि इसकी जीवित रहने की जो कैपेसिटी है, ये जिंदा रहेगा मात्र 115 से 120 दिन ही जीवित रहेगा। और इसमें क्या क्या होता है, जिनमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। और यही हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त का रंग लाल दिखता है। तो जिनमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक पाया जाता है ना, वो प्रोटीन वर्णक क्या है, हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, अब समझिए हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, जब हम श्वसन करते हैं तो हमारे लंग्स में क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है, श्वसनिकाएं होती है। और श्वसनिकाएं की जो लास्ट है ना, जो सतह खुलता है, कुपिकाओं में खुलता है। और वो जो कुपिका होता है ना, उस कुपिका में क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है। गैसों का क्या होता है, कुपिकाओं में क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है। और गैसों के विनिमय के दौरान क्या होता है कि हमारे रुधिर वाहिकाएं, जो कि आरबीसी आती है ना, धमनी, समझ रहे हैं कि नहीं बात, तो वहां पे क्या होता है, ब्लड होता है। अब ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के एक मतलब हीमोग्लोबिन एक का जो एक अणु होता है ना, ऑक्सीजन के 4 अणुओं को संयोजन कर लेता है, 4 अणु को जोड़ लेता है। वहां पर हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन करते हैं। इसे ऑक्सीजन का वाहन कहते हैं, और इसे ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं। समझ गए, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन कर लेते हैं, 4 अणुओं को जोड़ लेते हैं। कुपिकाओं से जब ऑक्सीजन का विनिमय होता है तो हीमोग्लोबिन वहां होता है, अब फटाक से 4 अणु को जोड़ के फिर लेके विदा हो जाता है। कहां विदा हो जाता है, कोशिकाओं पे, जहां उसका काम है। ठीक है, तो इसे ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का वाहक। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे आरबीसी को आपने समझ लिया, लाल रक्त कोशिकाओं को समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे अब समझते हैं श्वेत रक्त कोशिकाओं, डब्ल्यूबीसी को, व्हाइट ब्लड सेल को समझते हैं। ये अनियमित आकार की केंद्रक युक्त कोशिकाएं हैं। इसमें केंद्र होता है, लेकिन इसका आकार कोई डिफाइन नहीं होता है, किसी भी अनियमित किसी भी तरह का हो, जैसे कि आप देख रहे हैं, है ना, इसके अंदर केंद्रक होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ये अनिश्चित आकार का होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने 2 डायग्राम इसका बनाने का कोशिश किया, जैसे कि आपको समझाने के लिए। आप जैसे देख रहे हो, है ना, इसका कोई आकार सुनिश्चित नहीं होता है, अनिश्चित आकार का होता है।
अनियमित आकार का होता है। ये अनियमित आकार के केंद्रीकृत कोशिकाएं हैं, इनका आकार 8 से 15 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 8 से 15 माइक्रोमीटर होता है। ये रंगहीन होते हैं। ये क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। डब्ल्यूबीसी रंगहीन होते हैं, ठीक है। ये आरबीसी की अपेक्षा अत्यंत कम होता है, और आरबीसी की अपेक्षा क्या होता है? अत्यंत कम होता है। ये फ्रीडम मतलब बहुत खतरनाक फाइटर होता है। इसे हम आर्मी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आर्मी। क्यों आर्मी कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा बाहरी बैक्टीरियाओं से, जीवाणुओं से हमारे इम्यूनिटी को बनाने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए, है ना, हमारे जो बाहरी जीवाणु, वायरस जो भी आता है ना, जो कि हमको नुकसान पहुंचा सकता है, सबको मारने का काम इसी का होता है। डब्ल्यूबीसी को ही ये सारी जिम्मेदारी होती है। तो आरबीसी की अपेक्षा अत्यंत कम होता है। ये हमेशा जंग पे लगा रहता है। जब आर्मी हमेशा बॉर्डर पे लड़ती रहेगी तो स्वाभाविक है शहीद भी होगी, मरेगी भी, है ना। तो ये बात होती है, जो हमेशा युद्ध पे लगा रहता है सेनाएं, तो क्या होता है? दुश्मन के द्वारा मारा भी जाता है। तो यही बात यहाँ पे होता है। ये 3 से 4 दिन तक ही जीवित रहते हैं। ये क्या होता है? 3 से 4 दिन तक ही जीवित रहते हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। किसके बारे में समझते हैं? प्लेटलेट्स के बारे में। और एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ बाहर से कुछ आपको नॉइस सुनाई देगा, क्योंकि हम जिस लोकेशन पे अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे, है ना, महान लोग सब रहते हैं, और जो कि हमेशा कुछ ना कुछ लाउड स्पीकर माइक लगा करके कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत वीडियो के अंदर नॉइस बाहर से आएगा, तो इसके लिए हम माफी मांगते हैं आपसे, है ना। तो ये बातें हैं। तो आप समझिए प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में आपने समझ लिया। अब ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अस्थि मज्जा में कोशिकाओं के टूटने फूटने से बनने वाले सूक्ष्म कण हैं। अस्थि मज्जा में, है ना, ये कोशिकाओं के टूटने फूटने से बनने वाले सूक्ष्म कण हैं। कौन? प्लेटलेट्स, जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। कटने पर रुधिर को बहने से रोकने के लिए प्लेटलेट्स रुधिर को थक्का बनाने में सहायक होता है। जब कहीं कटता है ना, तो क्या होता है? कुछ देर के बाद आप देखिएगा ब्लड वहां से फ्लो होना बंद हो जाता है। ये जो ब्लड फ्लो होना बंद होता है, तो आप कैसे होता है? क्योंकि वहां प्लेटलेट्स मौजूद होता है ब्लड के अंदर, और ये क्या करता है? वहां पे जाकर के रक्त को थक्का बना देता है। रक्त का क्या करता है? थक्का बना देता है। थक्का बनाने में सहायता करता है। कटने पर रुधिर को बहने से रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो याद रखिए, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान से आंसर करिएगा। उसका नाम है प्लेटलेट्स। क्या नाम है? प्लेटलेट्स। समझ गए? अब देखिए प्लाज्मा। आप क्या समझते हैं? प्लाज्मा, यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। यह हल्के पीले रंग का क्या होता है? चिपचिपा द्रव होता है, जो कुल रुधिर का 50 से 55% होता है। यह हल्के पीले रंग का होता है, चिपचिपा द्रव होता है, जो कुल रुधिर का कितना होता है? 50 से 55% होता है। ठीक है। प्लाज्मा, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाते हैं। और ध्यान दीजिए, प्लाज्मा प्रोटीन इनमें प्रमुख है। कौन कौन? फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोबिन, है ना, प्रोथ्रोबिन, हिपेरिन। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करते हैं। ठीक है। तो प्लाज्मा का क्या काम होता है? ये चिपचिपा द्रव होता है। प्लाज्मा उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाते हैं। प्लाज्मा उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है? प्रोटीन, प्रमुख प्रोटीन जो होते हैं फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोबिन और हिपेरिन, ये तीनों मिलके रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। आप देखिए यहाँ पे प्लाज्मा के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? ये थक्का ही नहीं बनाता है, सरल भोज्य पदार्थों का परिवहन, कम मात्रा में गैसों का परिवहन, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन आदि। रुधिर का पीएच नियत रखता है। जैसे कि आप अभी देखा पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान 7.4 के आसपास होता है। इस पीएच मान को बनाए रखने के लिए प्लाज्मा का जो है प्रमुख भागीदारी है ना, कार्य है। तो ये सरल भोज्य पदार्थ जो भी हम खाना खाते हैं, उसका सरलीकरण होता है, अवशोषण होता है, उसका परिवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। कम मात्रा में गैसों का परिवहन होता है, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन होता है, और सबसे प्रमुख का रुधिर का पीएच नियत रखने के लिए। ठीक है। और हमारा जो एक और काम होता है, ब्लड जो प्रेशर होता है उसको भी ये बनाए रखता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है लिम्फ, जिसे लसिका कहते हैं। लसिका श्वेत, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लसिका श्वेत संवहनी संयोजी ऊतक है। लसिका क्या है? श्वेत संवहनी संयोजी ऊतक है। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतकों के अंतरकोशिकीय अवकाश में में आ जाते हैं। अब देखिए, जब जहां पे मान के चलिए कुछ कोशिकाओं के सतह पर क्या हो रहा है? आदान प्रदान। जैसे कि आपके घर पे कुछ आप लेने जाते हो, मान के चलो आप पानी कहीं से भरने जाते हो नल में, तो भरने के दौरान क्या होता है कि पानी की कुछ बूंदे बाहर निकल जाती है। शरीर के अंदर भी वही होता है ना। जब शरीर में कोशिकाओं के सतह पर
रुधिर वाहिकाएं जुड़ी होती है, रुधिर वाहिकाएं जब जुड़ी होती है तो क्या होता है, खाना पीना जो पोषक तत्व होता है जिसमें प्रोटीन, प्लाज्मा है ना, ये सभी जो होते हैं ये क्या होते हैं, आदान प्रदान होते हैं। तो क्या होता है वहां पे, क्या होता है, कुछ ये निकल जाते हैं बाहर, यानी कोशिकाओं की भित्ति पर उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर क्या होती है, निकल जाती है, निकलकर ऊतकों के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाती है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पोंछ देते हैं, या कुछ चावल वावल गिर गया तो हम हटा देते हैं। कोशिका के अंदर ऐसा तो नहीं होगा, हमारे बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होगा, उसके लिए एक तंत्र है जिसे लसिका तंत्र कहते हैं। और इस तंत्र क्या करता है, तथा ऊतकों तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। ये ऊतक क्या करते हैं, तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होते हैं। ये रुधिर के कैसे होते हैं, प्लाज्मा की तरह ही होती है, लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे ये रंगहीन होता है, इसमें अल्प मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है। और ध्यान रखिएगा, जब हमारे बॉडी में कोशिकाओं के सतह पर क्या होता है, पोषक तत्वों का जैसे प्रोटीन, प्लाज्मा का जो है विनिमय होता है ना, तो क्या होता है, कुछ उसके छोटे छोटे है ना कण जो होते हैं, सेल जो होते हैं है ना, वो निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं आदान प्रदान के दौरान, विनिमय के दौरान। उस विनिमय के दौरान जो निकल जाते हैं उसको क्या करता है, जोड़ करके, उसको क्या करता है, जोड़ करके तरल, उस ऊतक को तरल या लसिका का निर्माण कर देते हैं। ऊतक तरल या लसिका का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पर ये सभी जो है ना, लसिका अंतरकोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिका में चला जाता है, और क्या होता है, आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिनी बनाता है। और क्या होता है, वो वहां से लेकर के बड़ी शिराओं में खुलता है, हृदय में पहुंचा देता होगा, है ना। और पचा हुआ क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, हमारे बॉडी के अंदर क्षुद्रांत द्वारा जो अवशोषित वसा होता है ना, तो वसा का जो परिवहन होता है, वसा का परिवहन कौन करता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पर, आप ध्यान रखिएगा, वसा का परिवहन, वहन, वसा का वहन, वसा का वहन कौन करता है, लसिका द्वारा होता है। वसा का वहन लसिका द्वारा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वसा का वहन कौन करता है, तो वसा का वहन जो हमारे शरीर के अंदर करता है वो लसिका करता है। और लसिका जो होता है यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। और समझ लीजिए, प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं बाहर जब निकल जाती है तो यहाँ पे तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होता है, समझ गए। और ये वसा का परिवहन करता है, ये वसा का क्या करता है, परिवहन करता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इतनी बातें को समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से है ना, कॉपी पेन लेकर के लाइन बाय लाइन इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर आप इसको नोट कर लीजिएगा तो यहां से अगर रुधिर परिवहन तंत्र है ना, परिवहन तंत्र से, हमारे रक्त परिवहन तंत्र से कुछ भी क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम के अंदर तो आप नहीं छोड़िएगा, आपका नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। तो WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सभी को हमने समझा। और यहाँ पर प्लाज्मा को हमने समझा, प्लेटलेट्स को हमने समझा, ठीक है, और लसिका तंत्र को हमने समझा, लसिका तंत्र के कार्य को समझा, है ना। ये सभी बातें को हमने समझा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में पौधों में परिवहन के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने इसको समझा है तो बिहार एग्जाम पोर्टल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आप कमेंट्स में हाँ लिखें, मैंने समझा। चलिए मिलते हैं।